हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ रहे थे और सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट पढ़ते हुए हमने सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, उसकी कॉम्पोजिशन और ट्रांसपोर्ट के टाइप्स, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमने सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट को डिवाइड किया था, जिसमें पैसिव ट्रांसपोर्ट जो हमने डिस्कस कर लिया था। पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमने क्या क्या डिस्कस किया? हमने डिफ्यूज़न के दो टाइप्स, सिंपल और फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न डिस्कस किया। ऑस्मोसिस के बारे में डिस्कस किया था, हाँ। और डिफ्यूज़न के अंदर जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न था उसी के अंदर आते हैं आपके चैनल और कैरियर प्रोटीन्स। उनके बारे में डिस्कस किया था कि कैसे उन प्रोटीन्स के थ्रू या तो चैनल हो या फिर कैरियर हो, उसके थ्रू कैसे कोई जो मॉलिक्यूल है वो सेल के आउटसाइड से इनसाइड या इनसाइड से आउटसाइड जाता है, ठीक। अब यहाँ पे आज जो अपन बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में, वो करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। एक्टिव ट्रांसपोर्ट शुरुआती क्लासेस में ही मैंने बताया था कि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो बेसिकली वैसा सेल मेम्ब्रेन का ट्रांसपोर्ट है जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी एटीपी के फॉर्म में आएगी, ठीक है। तो उस ट्रांसपोर्ट के बारे में हमें पढ़ना है। बेसिकली क्या है कि यहाँ पे जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो क्यों होती है? क्योंकि ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ये वर्क करता है या मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करता है अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब हमने डिफ्यूज़न में क्या पढ़ा था कि जो आयंस हैं, जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, उनका हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में ट्रांसफ़र होता है, वो डिफ्यूज़न कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है उसके अपोजिट जाया जा रहा है। मतलब जहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा है, एक जगह है जहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा है और यहाँ पे सेल है, यहाँ पे कंसंट्रेशन कम है, तो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब जहाँ पे कंसंट्रेशन कम है वहाँ से ज़्यादा की तरफ, मतलब ये कम जो मॉलिक्यूल्स है वो जहाँ ज़्यादा मॉलिक्यूल्स है वहाँ चले जाएंगे, ठीक। तो ये हो गया अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसको इस तरह से समझो कि आप किसी रोड पे हो, इंक्लाइंड रोड है, ये इंक्लाइंड सड़क है, ठीक है। सड़क पे साइकिल चला रहे हो, ठीक। तो जब साइकिल पे आप यहाँ पे होगे, जब आप साइकिल पे यहाँ पे होगे और यहाँ आपको नीचे ढलान पे जाना है, ठीक है, ढलान पे जाना है, तो आप सिंपल से यहाँ पे आ जाओगे तो खुद ढलान के कारण आप नीचे आ जाओगे, आपको कोई भी फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आप यहाँ पे हो और आपको ऊपर जाना है तो ऊपर जाने के लिए आपको काफ़ी पेडल मारना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, फोर्स लगाना पड़ेगा, एनर्जी लगानी पड़ेगी, तब जाके ऊपर पहुंचोगे। तो ये हो गया नॉर्मल और ये हो गया अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, नीचे से ऊपर, जहाँ पे फोर्स या एनर्जी बहुत ज़्यादा लगानी पड़े बाहर जाने के लिए या अंदर आने के लिए, ठीक है। तो इस तरह का कुछ सिचुएशन है यहाँ पे कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट, विपरीत जाना पड़ता है। अब ऐसा कैसे होता है और क्यों होता है उसके बारे में थोड़ा जानते हैं, ठीक है। एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ये हमने देख लिया, ठीक। इसका एग्जाम्पल अगर अपन देखें, पैरामीशियम का एग्जाम्पल ले सकते हैं अपन। पैरामीशियम का एग्जाम्पल ले सकते हैं। पैरामीशियम का एग्जाम्पल लेने का यहाँ पे मतलब है कि यहाँ पे पैरामीशियम है, ठीक है। पैरामीशियम के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है वो प्रेजेंट होता है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट है। और आपको पता होगा कि जो पैरामीशियम है वो पानी के अंदर रहता है, एक्वेटिक है, ठीक है, चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, ठीक है, चारों तरफ पानी से ये घिरा हुआ है। अब यहाँ पे क्या है कि पानी इसके अंदर आता जाएगा, ठीक। पानी इसके, अगर डिफ्यूज़न की बात करें तो पानी जो है वो इसके अंदर ट्रांसफ़र होता जाएगा।
हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में पानी आता जाएगा। तो अगर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में पानी भरता गया तो एक समय के बाद क्या होगा, इसके अंदर इतना पानी आ जाएगा कि ये बड़ा होकर फिर फट जाएगा, ब्रस्ट हो जाएगा, ठीक है, और इसका ये डेथ हो जाएगी इसकी। तो अगर पानी बहुत ज़्यादा आ गया, इसको मेंटेन करना है, तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ये क्या करता है, जो भी एक्सेस पानी रहता है, जिस पानी की ज़रूरत नहीं है, एक्सेस पानी आ गया डिफ्यूजन के थ्रू, उसको यहाँ पे जमा करता है अपने वैक्यूल में, सेल वॉल से, सेल मेम्ब्रेन से फ्यूज़ करता है और इस पानी को बाहर कर देता है। तो इसको बोलते हैं लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ, या फिर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अपोजिट साइड में, अगेंस्ट जाना कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के, और पानी को या किसी भी मॉलिक्यूल को बाहर की तरफ या अंदर की तरफ जाना, ठीक, लेके जाना। तो ये हो गया आपका पैरामीशियम का एग्जाम्पल। और इसके आगे डिस्कस करते हैं थोड़ा। नाउ इसके आगे अगर अपन डिस्कस करें तो यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो एनर्जी है आपकी एटीपी। सेल मेम्ब्रेन में आपको पता होगा ट्रांसपोर्ट के लिए, सेल मेम्ब्रेन जब अपन ने पढ़ा था, ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक। सेल मेम्ब्रेन में बीच में इंट्रिंसिक प्रोटीन्स भी हैं, सेल मेम्ब्रेन में ये इंट्रिंसिक प्रोटीन्स भी हैं। ये जो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स है, ये क्या है, ये एक तरह से चैनल्स हैं जो कि अंदर ले जाने का, या फिर कैरियर प्रोटीन्स को मानो, कैरियर प्रोटीन्स जो है, कैरियर प्रोटीन्स का अगर अपन एग्जांपल लें, ठीक है, एटीपी में कैरियर प्रोटीन्स का अगर अपन यहाँ पे एग्जांपल लें, ये कैरियर प्रोटीन है मान लो, ठीक है। ये क्या है, अभी ऊपर से मानो ये बंद है और यहाँ पे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, यहाँ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ठीक। और ये सेल के आउटसाइड का पोर्शन है, ये क्या है, आउटसाइड, और ये इनसाइड, यहाँ भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट है पर यहाँ पे मॉलिक्यूल कम है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल है ये अंदर से बाहर जाएंगे, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, एटीपी का काम होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एटीपी क्या करता है, आके यहाँ पे जो कैरियर प्रोटीन है, कैरियर प्रोटीन से आके यहाँ पे एटीपी बाइंड करता है, यहाँ पे आके एटीपी बाइंड कर गया। एटीपी बाइंड करने से क्या होता है, एनर्जी रिलीज। एनर्जी कैसे रिलीज होती है, बेसिकली एंजाइम होता है एटीपेज एंजाइम, वो क्या करता है, जैसे ही एटीपी यहाँ बाइंड करता है, एटीपेज एंजाइम एक्ट करता है और एटीपी को ब्रेक डाउन कर देता है एडीपी में, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज कर देता है, ठीक है। तो एटीपी जो है वो एडीपी में और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में टूट गया। ये जो टूटने का प्रोसेस हुआ उसमें एनर्जी लगी, वो जो एनर्जी लगी उससे क्या होता है, ये जो मॉलिक्यूल है इसका कन्फर्मेशन चेंज होता है, इसका स्ट्रक्चर चेंज होता है। ये जो प्रोटीन है, ये जो इंटीग्रल प्रोटीन है, इसका स्ट्रक्चर चेंज होता है और ये खुल जाता है। तो ये नीचे से खुलेगा, ये जो मॉलिक्यूल है ये इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है, और ये इसके अंदर आने के बाद ये इधर से बंद होगा, नीचे के साइड से ये क्या होगा, बंद हो जाएगा, और ऊपर के साइड से जो है ये खुल जाएगा। तो ये जो प्रोटीन है ये बाहर, ये मॉलिक्यूल जो है बाहर निकल के बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से ये वर्क करता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के केस में, कि एटीपी यहाँ पे लगेगा, एटीपी लगने से क्या होगा, एटीपेज एंजाइम जो है एक्ट करेगा, एटीपी को एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में तोड़ेगा, और ये जो प्रोसेस होता है इसमें ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी रिलीज होने के कारण ये जो मेम्ब्रेन प्रोटीन है वो अपना स्ट्रक्चर चेंज करता है, और स्ट्रक्चर चेंज करने के कारण जो मॉलिक्यूल है वो अंदर से बाहर या फिर लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं, ठीक। ये तो एग्जांपल हो गया आपके एक्टिव ट्रांसपोर्ट का, समझ में आ गया होगा आई होप कि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है, ठीक। अब आगे अपन चलते हैं, टाइप्स के बारे में थोड़ा देखते हैं कि हम अगर ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं
तो कुछ टाइप्स के बारे में भी अभी स्टडी करें। 2 टाइप्स आपको याद रखना है, पहला एंडोसाइटोसिस और दूसरा एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। एंडो का मतलब यहां पे क्या होता है, इनसाइड। साइटोसिस का यहां पे मतलब हो गया सेल। अपोजिट कर दो, एक्सो का मतलब आउटसाइड और यहां पे साइटोसिस का मतलब सेल। एंडोसाइटोसिस मतलब सेल के अंदर मॉलिक्यूल को लेके आना, एक्सोसाइटोसिस मतलब सेल के बाहर मॉलिक्यूल को भेजना। ठीक है। एंडोसाइटोसिस की अगर अपन यहाँ पे बात करें तो एंडोसाइटोसिस भी जो है वो 2 प्रकार का होता है। ठीक, एंडोसाइटोसिस जो है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है फैगोसाइटोसिस, दूसरा आता है पिनोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस भी 2 टाइप्स के हो गए, फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस मतलब हो गया कि सॉलिड पार्टिकल को निगलना, व्हेन सेल इनगल्फ्स, इनगल्फ का मतलब निगलना होता है। ठीक है, इनगल्फ्स सॉलिड पार्टिकल। ठीक है। और पिनोसाइटोसिस का मतलब हो जाएगा कि जब सेल जो है लिक्विड पार्टिकल को इनगल्फ करेगा। ठीक है, व्हेन सेल इनगल्फ्स लिक्विड पार्टिकल। ठीक है, फैगोसाइटोसिस मतलब सॉलिड सब्सटेंस, सॉलिड पार्टिकल को इनगल्फ करना, निगलना, और पिनोसाइटोसिस मतलब लिक्विड सब्सटेंस को, लिक्विड पार्टिकल्स को निगलना। ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं एंडोसाइटोसिस के बाद एक्सोसाइट। एक्चुअली क्या होता है, इस प्रोसेस को है ना, एंडोसाइटोसिस, इसको कभी कभार वायरस यूज़ कर लेता है हमारे शरीर में एंट्री करने के लिए। वायरस के पास एक स्पेशलिटी होती है कि वो जब हमारे शरीर में आता है, हमारे इम्यून सेल से इम्यून सिस्टम को सबसे पहले कैप्चर करता है। इम्यून सिस्टम को कैप्चर करने के बाद क्या करता है कि अब ये जो सेल्स हैं, जो एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस है, ये अपने सेल्स के लिए होती है। मतलब हमारे जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रोटीन्स हैं या सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो भी कन्फर्मेशन है, वो हमारे पर्टिकुलर सेल्स को पहचानती है। उस मशीनरी को वायरस जो है अल्टर कर देता है, ख़राब कर देता है, जिस कारण से वायरस हमारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो रिसेप्टर्स बने होते हैं सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, उस पे जाके बाइंड करता है और ये जो रिसेप्टर्स हैं इसको अंदर भेज देते हैं। और अंदर आने के बाद जो वायरस है ये यहाँ पे रेप्लिकेशन करता है, अपना जो जेनेटिक मटेरियल है वो अंदर छोड़ देता है, और वो जो है हमारे सेल को फिर डिजीज़ कॉज करते हैं या फिर हमारे सेल में बीमारी फैलाते हैं। तो इसका फ़ायदा वायरस उठा लेता है, गलत फ़ायदा एंडोसाइटोसिस का। अब एंडोसाइटोसिस के साथ बात करते हैं अपन एक्सोसाइटोसिस की। समझ में आ गया ना, फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस 2 प्रकार के होते हैं एंडोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस में जब सॉलिड पार्टिकल को निगला जाएगा, और पिनोसाइटोसिस मतलब जब लिक्विड पार्टिकल को निगला जाएगा। तो अब यहाँ पे अपन बात करते हैं एक्सोसाइटोसिस की। सिंपल है, एंडोसाइटोसिस में अपन ने देख लिया कि पार्टिकल्स को अंदर लिया जा रहा है सेल के। एक्सोसाइटोसिस में हमें क्या देखना है कि सेल को किस प्रकार से, सेल से किस प्रकार से किसी पार्टिकल को बाहर भेजा जा रहा है। तो एक्सोसाइटोसिस में आप लिख दो कि रिलीज ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स फ्रॉम सेल। इसके कोई भी टाइप्स यहाँ पे नहीं है। ठीक, उसके बाद अगर अपन बात करें, या रिलीज जो होता है वो बेसिकली सेल के कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, कई प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं, कई प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनको रिलीज़ किया जाता है। प्रोटीन्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सेल का वेस्ट होता है, तो कई प्रकार की चीज़ें जिनको बाहर पार्टिकल से भेजा जाता है। ये बाहर भेजने के लिए एक बेसिक, आप देखा जाए तो ऑर्गेनल बोल लो या फिर मॉलिक्यूल जो बोल लो, वेसिकल,
वेसिकल बोलते हैं अपन। अब मानो कि यहाँ पे ये सेल है, सेल के अंदर कोई पर्टिकुलर पार्टिकल जो है उसको हमें बाहर भेजना है, ठीक है। बाहर भेजने के लिए क्या हो गया, यहाँ पे पार्टिकल मतलब कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, इनको बाहर भेजना है। तो इनको बाहर भेजने के लिए एक स्ट्रक्चर आएगा जो इन मॉलिक्यूल्स को कैप्चर कर लेगा, ठीक। कैप्चर करने के बाद क्या होगा कि ये जो पार्टिकल है, मॉलिक्यूल्स क्या हुए, इसके अंदर आ गए। कैप्चर करने के बाद ये जाएगा मेम्ब्रेन के पास, मेम्ब्रेन से फ्यूज़ हो जाता है, क्योंकि ये जो वेसिकल है ये भी फॉस्फोलिपिड से बना है, तो ये मेम्ब्रेन से फ्यूज़ हो जाता है और इन पार्टिकल्स को बाहर भेज देता है। तो ये वेस्ट प्रोडक्ट या फिर जो भी प्रोटीन या न्यूट्रिएंट है वो शरीर के या सेल के बाहर आ गए, ठीक। फैगोसाइटोसिस की जहाँ पे बात मैंने की थी, तो फैगोसाइटोसिस का एक बहुत अच्छा रोल आपको याद हो, इम्यून सेल्स जो होते हैं, इम्यून सेल्स वो फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं। वो क्या करते हैं इम्यून सेल्स, ये कहाँ दिखे जाते हैं, WBC इसकी बात हो रही है। ये जो है ये फैगोसाइटोटिक सेल्स होते हैं, ये फैगोसाइट करते हैं। ये जो फॉरेन पैथोजन हमारे शरीर में आता है उसके पास जाकर उसको इनगल्फ कर लेते हैं। मतलब यहाँ पे मान लो है फॉरेन पैथोजन, ये जो है ये फॉरेन पार्टिकल है, ठीक है, ये फॉरेन पार्टिकल है और यहाँ पे जो है अपना फैगोसाइटिक सेल है, ठीक। अब क्या होगा, ये फैगोसाइटिक सेल इसके पास जाएगा और इसको कैप्चर करने की कोशिश करेगा। कैप्चर किस प्रकार से करते हैं, तो इस चीज़ को देखना कि यहाँ पे ये सेल है, ठीक, और यहाँ पे मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल के पास जाएगा और अपना जो सेल मेम्ब्रेन है ना उसको फोल्ड करना चालू करेगा। ये फोल्ड किया और फोल्ड करके ये मॉलिक्यूल को ये अंदर ले रहा है, फोल्ड किया, मॉलिक्यूल अंदर आ रहा है। ऐसे ये स्टेजेस आगे बढ़ते जाएंगे, ये इस तरह से फोल्डिंग जो है ये बढ़ती जाएगी, मॉलिक्यूल जो है वो सेल के अंदर आता जाएगा, धंसता जाएगा, ठीक। और एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के बाद, कुछ स्टेप्स के बाद ये जो मॉलिक्यूल है ये फैगोसाइटोटिक सेल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस इस तरह से चलता है हमारे इम्यून सेल में। अगर कोई फॉरेन पैथोजन आ जाता है तो उससे बचाव के लिए जो हमारे इम्यून सेल्स हैं वो उसको फैगोसाइट करते हैं, निगल जाते हैं, ठीक है। और इस तरह से निगलने के बाद उनको किल कर देते हैं। तो ये फंक्शन हमारे इम्यून सेल में ज़्यादा बेटर दिखाई देता है फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस का, ठीक है। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, ये सारी चीज़ें तो हमने देख ली। एक छोटा सा पोर्शन जो है वो हम और देखते हैं। एक पंप है जिसको अपन बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप में अब क्या खास बात है, इसको क्यों पढ़ना है। क्या होता है कि ये एक प्रकार का पंप है जहाँ पे सेल के अंदर, ये जो सेल है, इस पंप के थ्रू क्या होता है, सोडियम आयन और पोटेशियम आयन का एक्सचेंज होता है। मतलब 3 सोडियम आयन्स जो हैं वो बाहर जाते हैं और उसके बदले 2 पोटेशियम आयन्स जो हैं वो अंदर आते हैं। तो 3 सोडियम आयन्स जो हैं वो बाहर गए और उसके बदले 2 पोटेशियम आयन्स जो हैं वो अंदर आए। ये है सोडियम पोटेशियम पंप। ऐसा क्यों होता है, क्यों किया जाता है, उसको थोड़ा सा समझते हैं अपन। सोडियम पोटेशियम पंप की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का ही रोल है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमने बोला था कि ये आपका सेल मेम्ब्रेन है, ठीक। सेल मेम्ब्रेन में जो है बीच में जो प्रोटीन है वो मॉलिक्यूल है। तो सेल मेम्ब्रेन है और सेल मेम्ब्रेन के बीच में यहाँ पे ये प्रोटीन जो है वो है, प्रोटीन मॉलिक्यूल ये है, ठीक। अब यहाँ पे क्या करना है, वापस से सारा प्रोसेस वही है कि यहाँ पे आके एटीपी मॉलिक्यूल बाइंड करेगा, ठीक। एटीपी बाइंड किया, एटीपी बाइंड करने से एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में टूटा, उससे एनर्जी रिलीज हुई, मॉलिक्यूल खुल गया। अब इसमें क्या हो रहा है कि सेल के अंदर क्या मौजूद है, सोडियम।
सेल के अंदर सोडियम है, सोडियम सोडियम सोडियम, यहाँ पे सेल के अंदर सोडियम है। सेल के बाहर मौजूद है पोटेशियम। हमें क्या करना है, 3 सोडियम को बाहर भेजना है, 2 पोटेशियम को अंदर लेके आना है। तो ये एनर्जी जनरेट हुई। एनर्जी जनरेट होने के बाद कारण क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ। 3 सोडियम जो है वो बाहर निकल गए, तो यहाँ पे 3 सोडियम जो है बाहर आ गए और यहाँ पे 2 पोटेशियम जो है अंदर चले गए। ठीक है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी 3 सोडियम बाहर 2 पोटेशियम अंदर। अरे इससे हुआ क्या, ये सोडियम पोटेशियम को अंदर बाहर क्यों कर रहे हैं हम। अब सोडियम जब बाहर गया, यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, ये जो सारा फंक्शन हो रहा है ना, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट हो रहा है, सेल अपनी मर्जी से कर रहा है। ठीक है, पर जब यहाँ पे बैलेंस जो है कंसंट्रेशन वो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, ठीक है, स्थायी नहीं रहेगा, बैलेंस नहीं रहेगा, तो डिफ्यूजन भी वर्क करेगा। और डिफ्यूजन क्या करता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन सब्सटेंस को लेके आता है। तो यहाँ पे जब सोडियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा तो वापस क्या करेगा, वो डिफ्यूजन के थ्रू सोडियम वापस अंदर आ जाएगा। तो ये चीज़ याद रखना, डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू चैनल प्रोटीन्स के द्वारा सोडियम जो है वापस अंदर आएगा। और वापस अंदर आएगा, जब वापस ही अंदर आना था तो एनर्जी खर्च करके उसको भेजा क्यों, ये भी मन में बात आएगी। जब वापस ही अंदर आना था तो उसको भेजा क्यों, तो इसलिए भेजा कि जब सोडियम डिफ्यूजन के थ्रू वापस अंदर आएगा तो सोडियम जो है अकेला नहीं आएगा, अपने साथ जो है वो ग्लूकोज लेके आएगा। सोडियम जो है ग्लूकोज के साथ बाइंड होके आएगा। तो जब ये वापस अंदर आएगा तो अंदर आते समय इसके साथ सोडियम तो रहेगा ही रहेगा, साथ में ग्लूकोज मॉलिक्यूल भी रहेगा। यहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो एनवायरनमेंट में मौजूद है, जो हमने भोजन किया, कार्बोहाइड्रेट लिया, उससे जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल आया वो भी सेल के अंदर आएगा, जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा। ये चीज़ याद रखना, ये ग्लूकोज जो है सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा एटीपी बनाने में। तो एक एटीपी एनर्जी खर्च हुआ, उससे 3 सोडियम बाहर गए और वो 3 सोडियम 3 एटीपी लेके आएंगे। समझ में आया? तो नेट गेन 2 एटीपी का यहाँ पे हो रहा है। अब उसके बाद अगर अपन बात करें तो यहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल आ गया। ग्लूकोज हमें क्यों ज़रूरी है ये आप लोगों को पता ही होगा, हम वैसे भी आगे माइटोकॉन्ड्रिया में सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो आ गया बाहर। अब ग्लूकोज मॉलिक्यूल अंदर आ गया, सोडियम बाहर चला गया। तो ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का खेल जो है वो यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट में चलता है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सोडियम मॉलिक्यूल को हम बाहर भेजते हैं, ज़बरदस्ती बाहर भेजते हैं, और डिफ्यूज़न के थ्रू वो सोडियम मॉलिक्यूल अंदर आता है। पर आते समय वो क्या करता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल को साथ में लेके आता है। तो जो बाहर भेजने वाला प्रोसेस है वो प्रोसेस होता है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और जो अंदर आने वाला प्रोसेस है वो भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। उसमें किसी भी प्रकार की एनर्जी नहीं खर्च हो रही है, पर स्टिल वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का हिस्सा है, क्योंकि वो जब एनर्जी खर्च करके उस सोडियम को बाहर भेजा गया, उसी का नतीजा है कि वो वापस अंदर आ रहा है, इसलिए वो उसी में काउंट होगा। उसको अपन सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट करेंगे। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जब एनर्जी खर्च करके सोडियम को बाहर भेजा जा रहा है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जब डिफ्यूजन के थ्रू वो सोडियम जो है वापस आ रहा है ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ। ठीक है, ये सारा वर्क खत्म हो गया, आपके पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल अंदर आ गया। अब आगे अगर अपन थोड़ा बात करें तो यहाँ पे एक चीज़ आप देखोगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक मॉलिक्यूल बाहर जा रहा है, एक अंदर आ रहा है। तो यहाँ पे इस फेनोमेनन को अपन बोलते हैं, जब एक मॉलिक्यूल बाहर जा रहा है और एक अंदर आ रहा है, इसको अपन बोलते हैं एंटीपोड। लास्ट क्लास में हमने देखा था, पिछले क्लास में, एंटीपोड। और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, ग्लूकोज भी आ रहा है, सोडियम भी आ रहा है, एक ही डायरेक्शन में, इसको अपन बोलते हैं सिम्पोड। ठीक है, एंटीपोड और सिम्पोड भी समझ में आ गया इसी से। और एक चीज़ कि ये जो पूरा मैकेनिज्म है ये पाया कहाँ जाता है, तो लोकेशन में अगर आपको लिखना है तो आप लिख लो कि न्यूरॉन्स के मेम्ब्रेन में। लोकेशन की बात करें तो मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन्स वहाँ पाया जाता है, और उसके बाद ये जो है मसल फाइबर के मेम्ब्रेन्स में पाया जाता है।
मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर्स। तो ये जो जगह यहाँ पे ये पाया जाएगा। तो ये था आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें हमने सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में पढ़ा। थोड़ा सा और टॉपिक बच रखा है इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो हम यहाँ ओवर करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।